Good morning, dear student, and welcome to CR International Online Study System. How are you, dear student? Today we are going to start your next topic. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। लास्ट वीडियो के अंदर जो आपने डेमोक्रेसी के फीचर आप पढ़ रहे थे, उन्हीं फीचर्स को हम लोग आगे कंटिन्यू रखेंगे। कल का वीडियो नहीं सेंड कर पाए, रीजन कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, इसलिए वो कल आपका वीडियो जा नहीं पाया। तो आज आपका वीडियो हम सेंड कर देंगे। So before this, we have done three features of the democracy. हमने इससे पहले डेमोक्रेसी के तीन फीचर कर लिए हैं। पहला जो आपने डिस्कस किया था वो था अगेन रूलर्स शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल एंड ही मस्ट टेक ऑल काइंड्स ऑफ द डिसीजन। ये जो शासक होता है वो लोगों के द्वारा चुना जाना चाहिए डेमोक्रेसी के अंदर, और जितने भी डिसीजन लिए जाने चाहिए वो उसी के द्वारा लिए जाने चाहिए। सेकंड जो आपने डिस्कस किया था वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बारे में आपने डिस्कस किया था कि जो इलेक्शन होता है वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए। सभी सिटीजन्स को इलेक्शन लड़ने का राइट मिलना चाहिए, किसी तरह का उसमें कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए। तो ये हमने डिस्कस किया था विद द एग्जाम्पल ऑफ चाइना, जहाँ पे आपने पढ़ा था कि चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी है, वो अपने अलावा दूसरी किसी पार्टी को अलाउ नहीं करती है कि इलेक्शन लड़ सके। या फिर कोई भी पार्टी जो इलेक्शन लड़ेगी तो, या कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो सबसे पहले उसको जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उसका रिकमेंडेशन लेना पड़ता है, यानी कि उसको रिकमेंड करेगी तो ही वो इलेक्शन लड़ सकती है। तीसरा फीचर आपने पढ़ा था लास्ट वीडियो के अंदर, वो फीचर था आपका वन वोट वन पर्सन वन वैल्यू के बारे में आपने जाना था कि हर एक कंट्री की अपनी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, उसके अकॉर्डिंग वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को अडॉप्ट करते हैं। सबको जो हमारा डेमोक्रेसी है उसके अंदर सबसे पहले जो बेसिक फीचर अडॉप्ट किया गया है वो आपका यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है। इसका मतलब होता है कि इंडिया इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो कोई भी कैंडिडेट जो 18 साल का हो जाता है तो उसको वोटिंग डालने का राइट मिलता है, तो वो हमारे पास यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के नाम से जाना जाता है। तो ये सबको बराबर से मिलना चाहिए और हर एक वोट की वैल्यू भी एक होनी चाहिए, उसमें किसी तरह कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होना चाहिए। तो ये आज तक हमने अभी डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आज जो पढ़ेंगे डेमोक्रेसी का अगला फीचर है, बहुत सिंपल सा है, रूल ऑफ द लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर द राइट। आज जो डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि जो भी शासन होता है या कोई भी चीज़ें जो हमारे पास चलाई जाती हैं वो सारी किसके अकॉर्डिंग चलनी चाहिए। यहाँ पे जो रूल्स बने हुए हैं, जैसे हमारे यहाँ पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, कोई भी हम लोग अमेंडमेंट करते हैं या कुछ भी रूल नया बनाते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होता है, ना कि राजा या फिर जो हमारे मिनिस्टर्स होते हैं वो अपनी मर्जी से कोई भी रूल बना देते हैं। तो ऐसा डेमोक्रेसी के अंदर नहीं होता है। जो हमारे सर्टेन रूल्स होते हैं वो सबको फॉलो करने होते हैं। नो बडी इज अबाउट द रूल्स, ये आपने पहले भी पढ़ा है आपका कि डेमोक्रेसी के अंदर जो रूल्स होते हैं उनको फॉलो किया जाता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आज जो एग्जाम्पल आपका लिया गया है वो जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल लिया है। जिम्बाब्वे आपका एक कंट्री है साउथ अफ्रीका का, जहाँ पे जो फ्रीडम मिली है इनको, या जो इंडिपेंडेंस है ये काफ़ी लेट आई है। आप सबको पता है साउथ अफ्रीका को भी काफ़ी लेट इंडिपेंडेंस मिली है। तो जिम्बाब्वे जो है आपका वो अफ्रीका है, अफ्रीका के जो कॉन्टिनेंट है उसका एक कंट्री है। इसके अंदर इसको जो इंडिपेंडेंट मिली है वो 1980 के अंदर मिली है, 1980 के अंदर इसको इंडिपेंडेंट मिली है। और यहाँ पे जो रूल करते थे, शासन जो करते थे, वो वाइट माइनॉरिटी के लोग थे, जो यूरोपियन कंट्री से बिलोंग करते थे। अब यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट के लिए स्ट्रगल किया गया था उसमें एक पार्टी का नाम आता है जानू पीएफ के नाम से पार्टी है। इस पार्टी ने इसमें मेन रोल निभाया है, अपना स्ट्रगल किया है, अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा इसने अपना कंट्रीब्यूशन किया है, योगदान दिया है। तो दिस इज़ द मेन पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आप कह सकते हैं। ये वहाँ की अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसने जो रेवोल्यूशन है उसको लीड किया था, और इसके लीडर थे जिनका नाम था रॉबर्ट मुगाबे। ये इसके लीडर हैं, काफ़ी पॉपुलर रहे हैं फ्रीडम, क्योंकि बिकॉज फ्रीडम दिलवाई है तो ऑब्वियसली बात है काफ़ी पॉपुलर रहे होंगे। तो यहाँ तक का सिनेरियो बहुत सिंपल सा है। जिम्बाब्वे के अंदर पहले इंडिपेंडेंस नहीं थी, वो वाइट माइनॉरिटी के अंडर था, और 1980 के अंदर इसको क्या किया गया, फ्रीडम मिली है, इंडिपेंडेंस मिली है वाइट माइनॉरिटी से। इसमें एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम आता है जिसने मेन रोल निभाया इसको आज़ादी दिलाने के लिए, दैट इज़ जानू पीएफ। जानू पीएफ ने
स्ट्रगल किया, मूवमेंट चलाए, लोगों को इसके बारे में जागरूक किया और अपना जो मूवमेंट है आपका वो क्या आपका चलाया और फ्रीडम दिलाई थी। इसके जो मेन लीडर हैं वो आपके रॉबर्ट मुगाबे थे। तो आज़ादी मिलने के बाद रॉबर्ट मुगाबे बिकम द प्रेसिडेंट। वो क्या बन गए आपके प्रेसिडेंट बने हैं सिंस 1980 से। 1980 से प्रेसिडेंट रहे हैं एक आदमी इतने लंबे समय के लिए। प्रेसिडेंट है तो नो डाउटली काफ़ी ज़्यादा फेमस रहे हैं तो वो आपका, लेकिन जब बाद में इसको देखा गया कि इतने लंबे समय के लिए सिर्फ आपका रॉबर्ट मुगाबे ही बार बार प्रेसिडेंट बन रहे हैं, इसके बनने का कारण क्या है। तो जब बाद में इस चीज़ पे एनालाइज किया गया, देखा गया, तो ये देखा गया कि इसने क्या किया, ही यूज अनफेयर मीन्स। मतलब क्या हुआ, उसने गलत तरीके इस्तेमाल, कुछ ऐसे तरीके अपनाए, कुछ ऐसे रूल्स बना दिए जो सिर्फ उसी के फेवर में थे और उसकी वजह से वो कंटिन्यूसली इलेक्शन लड़ते रहे। क्या थे वो? पहला जो उसने किया वो था अमेंडमेंट किया गया। उसने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या किया, अमेंडमेंट किया। और अमेंडमेंट किया, कंट्री के फेवर में कोई अमेंडमेंट नहीं किया उसने, अपने ही फेवर में क्या कर लिया उसने, अमेंडमेंट कर दिया। मतलब क्या हुआ कि मैं शासक हूँ, मैं रूलर हूँ, मैं अपनी मर्जी जो रूल बनाना चाहता हूँ वो बना सकता हूँ और अपनी कंट्री को जैसे मर्जी है वैसे चला सकता हूँ। तो सबसे पहले इसने ये किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंडमेंट किया, उसमें अमेंडमेंट किया और अमेंडमेंट करने के बाद जितने भी रूल्स थे वो अपने ही फेवर में बना लिए। सेकंड क्या किया इसने, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसके खिलाफ खड़ी भी होती थी, राइट, उसके जो लीडर्स होते थे तो उनको परेशान किया जाता था, देवर हरास्ट, उनको परेशान किया जाता था। तीसरा, प्रोटेस्ट वाज डिक्लेयर्ड इलीगल। इसके अलावा जब इस चीज़ का विरोध भी किया गया, मान लो किसी ने इसका विरोध भी किया, तो विरोध जो किया जाता था उसको क्या कर दिया था, इलीगल। क्योंकि पहले से इस पॉलिटिकल पार्टी का कह सकते हैं आपका काफ़ी इम्प्रेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, तो कोई भी आवाज़ उठाता तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता था और उसको इलीगल बोल दिया जाता था कि ये आपका जो स्ट्रगल है ये आपका गलत है, इस तरीके से आपको स्ट्रगल नहीं करने दिया जाएगा। इसके अलावा क्या था आपका, टीवी और रेडियो। मतलब क्या हुआ, जो मीडिया है मीडिया भी इन्होंने अपने अंडर में कंट्रोल कर रखा था, यानी कि लोगों को सच्चाई पहुंच ही नहीं पा रही थी, क्योंकि ये वही चीज़ दिखाते थे जो इनको अच्छा लगता था। ठीक है, जैसे आपने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में जाना कि इंडिया वालों को कुछ भी लिखने से पहले जो हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट की उसे अनुमति लेनी होती, दे हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिफोर पब्लिशिंग एनीथिंग इनटू द न्यूज़पेपर। दिस वाज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास, उसी तरह का एक कह सकते हैं आपका सिस्टम यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया रॉबर्ट मुगाबे के द्वारा, कि आप जो कुछ भी टीवी पर दिखा रहे हैं या आप जो कुछ भी रेडियो पे सुना रहे हैं, तो दैट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय हिज गवर्नमेंट। वो उसकी गवर्नमेंट के से अप्रूव होना चाहिए, क्योंकि सारा कंट्रोल इन्होंने अपने अंडर में ले रखा था। नेक्स्ट वन, दैट इज जुडिशरी वाज आल्सो इग्नोर्ड बाय द गवर्नमेंट। इसके अलावा हमारे यहाँ पे हमने पढ़ा है जो डेमोक्रेसी, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं आपके, पार्लियामेंट होती है, राष्ट्रपति होता है, जुडिशरी होती है, इलेक्शन कमीशन है और बड़े सारे आपके ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, जो किसी के अंडर पे वर्क नहीं करते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो जुडिशरी है दैट इज इंडिपेंडेंट है। लेकिन जो जिम्बाब्वे है, इसकी गवर्नमेंट के अंदर क्या हुआ था, जो जुडिशरी है वो अगर कोई रूल बना देती थी या किसी चीज़ का ऑब्जेक्शन करती थी तो उसको क्या कर दिया जाता था, इग्नोर कर दिया। यानी कि जुडिशरी के द्वारा पास किए रूल्स को भी इन्होंने मानने से क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था कि गवर्नमेंट इस बात को नहीं मानती थी। तो ये कुछ तरीके अपनाए जिसकी वजह से हमें पता लगता है, क्या हमें पता लगता है इस चीज़ का, कि जिम्बाब्वे के अंदर जो इतनी फेमस पॉलिटिकल पार्टी है जिसने इस पर्टिकुलर कंट्री को आज़ादी दिलाई, आज़ादी दिलाने के बाद उसने खुद लोगों को अपने कब्जे में करे। यानी कि तो ये हो गया कि हमने वाइट माइनॉरिटी से तो आज़ादी ले ली है, लेकिन हम अपने ही लोगों के फिर से क्या हो गए यहाँ पे गुलाम। यानी कि जानू पीएफ जो पॉलिटिकल पार्टी, उसका जो लीडर था रॉबर्ट मुगाबे, उसने लोगों को अपने अंडर में रखा और इस तरह से हमारे पास ये प्रॉब्लम आती है कि अब इसमें हमारे पास क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि जो गवर्नमेंट बहुत पॉपुलर है वो अच्छी सरकार हो सकता है कि बीजेपी बहुत अच्छी सरकार है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं। हो सकता है कांग्रेस बहुत अच्छी सरकार हो, लेकिन वो भी कह नहीं सकते हमारे पास कि क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जो पॉपुलर गवर्नमेंट होती है दे कैन बी अनडेमोक्रेटिक, यानी कि
ये भी हमारे पास अनडेमोक्रेटिक हो सकती हैं। डेमोक्रेसी कहने के लिए डेमोक्रेसी है, क्योंकि इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, कैबिनेट बनाई जाती है, सारे काम हो रहे हैं, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फॉलो नहीं किया जाए। मतलब क्या हुआ, रूल्स को फॉलो हम लोग नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स। हम लोग रूल्स को क्या नहीं कर रहे हैं, आपके फॉलो नहीं कर। तो अगर हम रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अपनी मर्जी से कोई भी रूल बनाते जा रहे हैं, अपनी मर्जी से कोई भी नियम बना दिया, और नियम ऑब्वियसली बात है, जब मेरे पास, जैसे मैंने अभी बोला आपको कि भाई मेरे पास अगर राइट्स आ गया कि आप ही हैं, आप ही को जो है रूल्स बनाने हैं, तो रूल्स मैं ऐसे बनाऊंगा जिसमें मुझे प्रॉब्लम ना हो। आई ट्राई टू मेक रूल्स विच डजंट गिव एनी काइंड ऑफ ट्रबल टू मी। सिंपल सी बात है। तो इसी तरह से सारा कुछ रॉबर्ट मुगाबे ने अपने हाथ में लिया और रूल्स अपने हिसाब से मोल्ड किया और कंटिन्यूअसली आपका ये शासन करता रहा। सो इससे हमारे पास डेमोक्रेसी का जो फीचर है, रूल ऑफ द लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स, निकल कर आता है। क्या है हमारे पास फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी के अंदर? डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन द लिमिट। देखिए हमने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने क्या लिए, कुछ लिमिट्स हैं। लिमिट्स का मतलब क्या है, हमारे कुछ रूल्स बने हुए, ठीक है, रूल्स ऑफ द लॉ। मतलब क्या हुआ, हमारे कंट्री के अंदर जो नियम बने हुए हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, शासन किया जाता है, ठीक है। जबकि जो हम यहाँ जिम्बाब्वे के अंदर देख रहे थे, यहाँ पे क्या होगा, लॉ ऑफ द रूल्स। देखने में आपको एक जैसा लगेगा कि यहाँ पे जो रूल्स बनाए जाते हैं वो शासन करने के लिए बनाए जाते हैं, यहाँ पे जो रूल होते हैं वो लॉ के अंडर में, यानी कि रूलर्स जो होते हैं हमारे पास वो लॉ के अंडर में होते हैं, उनको उनके नियमों का पालन करना होता है, और यहाँ पर लॉ वही बनाए जाते हैं जो रूलर चाहता है। तो ये दो हमारे डिफरेंस हैं, रूल ऑफ द लॉ एंड लॉ ऑफ द लॉ, रूल बाय, सॉरी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं आपका, रूल बाय लॉ, ये हम कह सकते हैं। आपका मतलब क्या हुआ, रूल हमने बना दिए अपने हिसाब से, और उसके द्वारा हम लोग क्या करें, शासन, जो रूल हमारे लिए सूटेबल होगा हम बनाते चलेंगे आपका, ठीक है। हमने प्रीवियसली बने हुए किसी भी रूल को फॉलो नहीं किया है, तो ये हमारे पास फर्क होता है, राइट। सो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको फॉलो करती है। A democratic government must follow the constitution and limits। जो लिमिट्स हमारे पास किसने बनाई है, हमारे पास, यानी कि जो हमारे रूल बने हुए हैं वो किसके द्वारा बने, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाए, उनको फॉलो करना चाहिए। सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट फॉर द सिटीजन। और इसके साथ साथ जो सिटीजन के जो राइट्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे सिटीजन राइट्स हमें मिले हुए, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, मान लो हमसे हमारे फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाए तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। तो गवर्नमेंट फिर क्या होगा हमारे पास, डिक्टेटरशिप में और डेमोक्रेसी के अंदर कोई ज़्यादा फर्क रहेगा नहीं इससे, ठीक है। तो जो भी शासक होगा वो क्या करेगा, आपका कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो बनाए गए रूल्स हैं उनको फॉलो करेगा। अगर वो रूल के अगेंस्ट जाते हैं तो उनको पनिशमेंट मिलती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रूल ऑफ द लॉ एंड द रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स। ये हमारे पास कंप्लीट था रूल ऑफ द लॉ और राइट्स के बारे में। इसके अलावा किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इशू होता है, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और गूगल क्लासरूम में भी आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं, यू विल गेट योर आंसर। थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू वेरी मच।